जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। ठीक है साथी, आज है 7 मई और आज हम 7 मई को आपका जो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था फिर भी हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथी, आज है 7 मई और 7 मई को हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चनों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में, यानी कि जो कल आपका सोमवार को एग्ज़ाम है तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट क्लास साबित हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग एक बार से दोस्तों को सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। साथ ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप सभी से निवेदन है कि शेयर जरूर करिए, ठीक है, और जुड़े रहेंगे आप लोग। आज आपका कोई एग्ज़ाम नहीं था फिर भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है ज़िंदगी में आप कितनी बार भी हारे, ज़िंदगी में आप कितनी बार भी हारे कोई मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं साथी, कोई मायने नहीं रखता है, याद रखेंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए हार मानकर आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है, परीक्षाएं एक तरह से आपके लिए जो संघर्ष है ये ज़िंदगी का हिस्सा है और आप हार जाएं फिर भी आप उस अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। कहा है किसी ने कि सफलता एक दिन में नहीं पर एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कह रहा है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हम जानेंगे कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो बात करेंगे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना साथी 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। साथ ही सर विलियम जोन्स के द्वारा, याद रखेंगे, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर कहाँ पर की गई थी? तो ये भी याद रखेंगे, कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर? उस समय इसका नाम क्या था? तो कलकत्ता नाम था। याद रखेंगे, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सर बात करेंगे विलियम जोन्स के बारे में। साथ ही विलियम जोन्स भारत की हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। भारत की हिस्ट्री है, जैसे कोई भी पुस्तक उनको हिस्ट्री की मिलती थी महान कवियों की, उसको पढ़ते थे और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे। याद रखेंगे, ये भारत में रहते थे, कोलकाता में। ठीक है, तो इन्होंने 84 में किसकी स्थापना की? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा याद रखेंगे 1789 में, सर 1789 में इन्होंने क्या किया साथी? अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है, आपने सुना होगा, महाकवि कालिदास की पुस्तक है। किसकी है? महाकवि कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद रखेंगे, 1789 में। सर किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। और इसी के माध्यम से सर विलियम जोन्स ने जब इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया और इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इंडिका पुस्तक आपकी मेगस्थनीज की है, इसको पढ़ा और इन्होंने इस पुस्तक में जो चरित्र दर्शाया है मेगस्थनीज ने, याद रखेंगे, इस पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? याद रखेंगे, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा था। किसने? तो सर विलियम जोन्स ने कहा था। किसको कहा था सर? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। किस पुस्तक को पढ़कर? इंडिका पुस्तक को पढ़कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का अनुवाद इन्होंने 1789 में अंग्रेजी में किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? कह रहा है भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो बात करेंगे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की, तो साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह किया कब था? तो अक्टूबर 1940 में। अक्टूबर 1940 में इनके द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात थी यहाँ पर प्रथम सत्याग्रह की। सर क्या दूसरे सत्याग्रही भी कोई थे? तो याद रखेंगे, दूसरे सत्याग्रही भी थे। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो साथी ब्रह्मदत्त बनते हैं। कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो इन्होंने 1951 में, कब?
साथ ही 1951 में इनके द्वारा क्या भूदान आंदोलन चलाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। भूदान आंदोलन सर किसने चलाया था? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। इस आंदोलन में क्या किया था? देखो साथी, जितने भी जमींदार लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, तो ये जमींदारों के घर घर गए और उनसे आग्रह किया कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है, गुलामी कर रहा है, तो उसको आज़ाद कर दीजिए और उसको बदले में कुछ ज़मीन दान दीजिए, ताकि वो भी उस ज़मीन को अपना समझकर उस पर कृषि करे और भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे पहले तो सत्याग्रही थे, 1940 में सत्याग्रह किया था। इसके अलावा 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था, जिसके तहत इन्होंने गरीब किसानों को अमीर किसानों से भूमि दिलवाई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है एलएसी सीमा विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो बात करेंगे एलएसी की। सर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि एलएसी का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे लाइन एक्चुअल कंट्रोल। क्या है साथी? लाइन एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर कहाँ पर स्थित है? तो भारत और चीन की सीमा के मध्य स्थित है। आपको पता होगा कुछ इस तरह से हमारे भारत का ऊपर का नक्शा दिखाई देता है। ठीक है, और इसी नक्शे में याद रखेंगे यहाँ पर जो आपकी सीमा पड़ती है ये, क्योंकि अक्साई चीन इतने हिस्से पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था भारत के, तो यहाँ से अब सीमा का निर्धारण होता है साथी, यहाँ से, और इसी सीमा को कहते हैं एलएसी यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल। अब वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो भारत और चीन की सीमा इसी लाइन को माना जाता है। ठीक है, इसी लाइन को भारत और चीन की सीमा माना जाता है और इसी सीमा पर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। लाइन एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य एक सीमा विवाद है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे एलओसी की। देखो बात की जाए एलएसी की तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा एलओसी का भी पूछा जाता है। तो एलओसी की बात करें साथी, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर कुछ आपका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का, ये भी याद रखेंगे, जिसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? लाइन माफ़ी चाहेंगे, पीओके कहते हैं इस हिस्से को। क्या कहते हैं? इस हिस्से को पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और जो इस आधिकारिक हिस्से में जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है और यहाँ पर जो भारत का हिस्सा है, इस सीमा को कहते हैं साथी एलओसी। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इस सीमा को एलओसी कहते हैं। और दोनों देशों की सेना, यहाँ पर भारत की सेना है और यहाँ पर पाकिस्तान की सेना है। ठीक है, तो याद रखेंगे एलएसी भारत और चीन के मध्य तथा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलएसी सीमा भारत और चीन के मध्य है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है भारत के कुल कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। कह रहा है भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। बात करेंगे समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्यों में, तो साथी आप लोग याद रखेंगे इसमें 9 राज्य शामिल है। कितने राज्य? 9 राज्य। सर किस प्रकार से हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से भारत का मैप दिखाई देता है हमको, और इसी मैप में क्या है साथी, 9 राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात की सीमा बनती है, महाराष्ट्र की सीमा बनती है, और छोटे से हिस्से पर किसकी, गोवा की सीमा बनती है। यहाँ पर एक छोटा सा आपका राज्य स्थित है जिसका नाम है गोवा। इसी गोवा पर सीमा बनती है समुद्र की। ठीक है, इसके अलावा साथी याद रखेंगे कर्नाटक की सीमा यहाँ पर बनती है, और यहाँ पर केरल की सीमा, तमिलनाडु की सीमा, आंध्र प्रदेश की सीमा, उड़ीसा की सीमा तथा पश्चिम बंगाल की सीमा। याद रखेंगे इस तरह से कुल 9 राज्य। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से 9 राज्य हैं? तो साथी याद रखेंगे आप लोग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य साथी आपके समुद्र से सीमा साझा करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऑप्शन देके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको 3 ऑप्शन में ये इनमें से कोई ना कोई राज्य मिलेगा, तो इसलिए आप इनको याद रख लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई राज्य मिलेगा, इसलिए याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आने की संभावना है। 9 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं, पूछे निम्नलिखित में से कौन सा। इसके अलावा जो भी राज्य दिया जाएगा वो कोई भी राज्य समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन देता है मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे मिजोरम की सीमा नहीं लगती है समुद्र से। ठीक है, क्या देता है? मिजोरम। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 9 राज्य सीमा साझा करते। चलते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाई आई एम अथिस्ट। व्हाई आई एम अथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बात की जाए व्हाई आई एम अथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखेंगे भारत के महान क्रांतिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे व्हाई आई एम अथिस्ट पुस्तक के लेखक हैं भारत के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह। कौन है? सरदार भगत सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आप सभी को पता होगा
23 मार्च की वो तारीख थी साथी जिस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो भगत सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, व्हाई आई एम अथिस्ट। लोगों ने कहा था कि जब आपको फांसी की सज़ा हो रही है तो आप अपने अंतिम समय में भगवान का नाम लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो अब मैं नाम लूँगा तो भगवान भी समझेंगे कि मैं एक कैसा व्यक्ति हूँ, स्वार्थी व्यक्ति हूँ, इसलिए भगवान की तरफ जब जा रहा हूँ तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा। इसी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाई आई एम अथिस्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा भगत सिंह जी ने कुछ और पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख पुस्तक है जेल डायरी। इसके अलावा आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, याद रखेंगे, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, जेल डायरी और व्हाई आई एम अथिस्ट नामक ये पुस्तकें भगत सिंह जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न कह रहा है, लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष चलाया गया था। याद रखेंगे, कह रहा है लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। तो बात करेंगे लाल कुर्ती दल आंदोलन की। साथ ही ये आंदोलन वर्ष 1930-31 इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखेंगे 1931 दिया है यहाँ पर, आप याद रख लेंगे 1930 से लेकर के 31 तक। ठीक है, याद रखेंगे 1930-31 में भारत के पश्चिमी सीमा में, कहाँ पर, भारत के पश्चिमी सीमा में किसने चलाया था। तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने चलाया था। और साथ ही इन्हीं को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी, क्योंकि इन्होंने सीमा पर आंदोलन चलाया था। तो सीमांत गांधी किसे कहेंगे हम, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में सीमांत गांधी कहते हैं। और 1930-31 में क्या चलाया था, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। साथ ही याद रखेंगे इस आंदोलन का एक और नाम है, जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। क्या नाम है, याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसे कहते हैं, ये भी इसी को कहा जाता है, जो कि लाल कुर्ती दल आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में याद रखेंगे साथी, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे पहले विदेशी व्यक्ति थे साथी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इनके बारे में यही क्वेश्चन पूछता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब चला, तो वर्ष 1930-31 में इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है साथी, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर कब की गई थी, तो 1897 में। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है, इसको पहले से भी याद रख लेंगे आप लोग। 1 मई तारीख थी साथी, 1897 का सन था, याद रखेंगे। इसी दिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा होती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिकागो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था। क्वेश्चन ये पूछता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1893 में। कब लिया था सर, 1893 में लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर शून्यवाद पर भाषण दिया था। किस पर दिया था, शून्यवाद पर भाषण दिया था। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, शून्यवाद पर भाषण दिया था 1893 के शिकागो हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, याद रखेंगे। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी का गुरु के नाम पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा। कह रहा है साथी, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता। तो बात करेंगे पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता के बारे में। तो याद रखेंगे इसका आयोजन सबसे पहले तो कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन साथी भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, याद रखेंगे भारत में इसका आयोजन होता है। सर कहाँ पर होता है, तो उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में होता है, राउरकेला और भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखेंगे राउरकेला और भुवनेश्वर में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है साथी। और याद रखेंगे इसमें विजेता कौन बना, तो फाइनल में याद रखेंगे, फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। किसको, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। तो विजेता इसका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, विजेता हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, विजेता जर्मनी हो जाएगा। इसके अलावा उप विजेता क्या हो जाएगा, रनर अप, इसको कहते हैं इंग्लिश में रनर अप। ठीक है, रनर अप कौन हो जाएगा साथी, तो याद रखेंगे बेल्जियम हो जाएगा। तो विजेता जर्मनी हो जाएगा और रनर अप बेल्जियम हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में इसको हरा करके यह खिताब जीता था, इसको भी याद रखेंगे।
अगर इस विश्व कप में भारत की स्थिति की बात की जाए साथी, तो भारत ने इस विश्व कप में 9वां स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान साथी? भारत को इस विश्व कप में 9वां स्थान मिला था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता आपका जर्मनी रहा था, जिसने बेल्जियम को हराया था। ठीक है साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? कह रहा है साथी, जो भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर जनगणना शुरू हुई तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो बात करेंगे, देखो पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि जनगणना की पहली बार शुरुआत कब हुई और पहली वैज्ञानिक आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई। ये दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैज्ञानिक आधार पर जनगणना के बारे में। किसके बारे में? वैज्ञानिक आधार पर जनगणना के बारे में बात करें साथी, तो इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। कब हुई थी सर? 1881 में हुई थी। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि 1881 में किसके शासनकाल में इस जनगणना की शुरुआत हुई? तो याद रखेंगे, इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था साथी? लॉर्ड रिपन इस समय भारत का वायसराय था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन साथी बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने भारत के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, तो इस समय भारत का वायसराय था जब वैज्ञानिक आधार पर जनगणना शुरू हुई थी। इसके अलावा बात करेंगे साथी पहली बार जनगणना की। देखो यहाँ पर तो पहली वैज्ञानिक जनगणना थी, लेकिन पहली बार जनगणना कब हुई? तो याद रखेंगे 1872 में। कब हुई थी साथी? 1872 में हुई थी। और इस समय भारत का वायसराय जो था उसका नाम था साथी लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो इसका नाम था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में की गई थी, जबकि पहली वैज्ञानिक आधार पर जनगणना 1881 में वायसराय रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी किस मुगल बादशाह ने भारत में तीर्थ कर को हटाया था? क्या क्वेश्चन कह रहा है? तीर्थ कर के बारे में। तीर्थ कर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तीर्थ कर हटाया था? तो एक आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, इसके बारे में हमने एक ट्रिक बनाई थी। ठीक है, ट्रिक के बारे में याद रखेंगे। इस ट्रिक का नाम है DTJS। क्या नाम है? DTJS। ठीक है, ये ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, हर कोई आपको बताता है इसके बारे में। तो DTJS से क्या हो जाएगा सर? तो DTJS से आपके लिए 4 क्वेश्चन बनेंगे जो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किए गए थे। इनमें से पहला क्वेश्चन बनता है साथी डी से क्या होता है सर? डी से होता है दास प्रथा। क्या होता है? दास प्रथा। और दास प्रथा की बात की जाए तो 1562 में। इसी प्रकार से क्रम याद रखना है आपको। सबसे पहले तो 1562 हो जाएगा। फिर उसके अलावा इसने क्या किया साथी? तीर्थ कर हटाया था। क्या हटाया था? तीर्थ कर। और तीर्थ कर के बारे में यहाँ पर लिखा है 1563। तो क्या हो जाएगा? 63 में अकबर ने तीर्थ कर हटाया। इसके अलावा जे के बारे में याद रखेंगे आप लोग। जे से क्या होता है? जे से होता है जजिया। क्या होता है? जजिया। और जजिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है कि 1564 में अकबर के द्वारा जजिया हटाया गया था। तो कब हटाया गया था साथी? 1564 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन एस से बनता है सती प्रथा। क्या बनता है? सती प्रथा। और यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखेंगे तो सती प्रथा 1565 में अकबर के द्वारा हटाई गई थी, तो 65 में। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम में याद रखेंगे DTJS 62, 63, 64, 65। ये 4 कार्य थे साथी जो अकबर ने हिंदुओं के लिए किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यानी कि अपनी जनता के लिए किए थे। सबसे पहले तो उसने जजिया हटाया था, सबसे पहले तो उसने क्या किया था? उसने किया था सबसे पहले दास प्रथा को खत्म, यानी कि जो भी दास बनाकर लोग रखते थे उनको खत्म किया था। उसके बाद जब दास प्रथा खत्म हो गई तो उन्होंने क्या किया? जब दास खुल गए तो वो कहाँ जाएंगे? यात्रा करने जाएंगे। तो यात्रा करेंगे तो इसलिए तीर्थ यात्रा करेंगे, तो तीर्थ कर हटा दिया। क्या हटा दिया साथी? तीर्थ कर हटा दिया 63 में। ठीक है, जब 63 में तीर्थ कर हटा दिया, वो तीर्थ यात्री है, हिंदू है, और उनको हिंदुओं को क्या देना पड़ता था? जजिया देना पड़ता, क्योंकि गैर हिंदू व्यक्ति को जजिया नहीं देना पड़ता था, जो हिंदू होगा उसको देना पड़ता था। ठीक है, तो हिंदू जब देगा तो जजिया भी हटा दिया। उसने कहा जब ये यात्रा करेंगे तो इनके पास पैसा नहीं होंगे, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए उसने कहा कि जजिया भी हटा देते हैं। तो 64 में उसने जजिया हटा दिया। जब जैसे किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को सती होना पड़ता था। इसी कारण अकबर ने क्या किया कि महिलाओं की स्थिति अच्छी बनी रहे, तो इस कारण अकबर के द्वारा 1565 में सती प्रथा को भी खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, DTJS दास प्रथा, तीर्थ कर, जजिया कर, सती प्रथा 1563 1562 1563 1564 और 1565 में अकबर के द्वारा 4 किए गए कार्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है साथी 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? क्या है? 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो बात करेंगे हम 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल है क्या? तो याद रखेंगे ये 10 डिग्री आपका कौन सा? नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा ये। क्या? 10 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। साथी ये कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में बात करेंगे हम। भारत का एक आइलैंड है, भारत का आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे कुछ आइलैंड हैं, जिनमें से एक छोटा अंडमान आइलैंड है। कौन सा? छोटा अंडमान। तो याद रखेंगे छोटा अंडमान जो द्वीप है इसको कार निकोबार द्वीप से, कौन से? कार निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका अंडमान निकोबार है।
ठीक है, कुछ इस तरह से आपका अंडमान निकोबार है समुद्र में। तो यहाँ पर एक है छोटा अंडमान, क्या है, छोटा अंडमान है यहाँ पर ऊपर वाला छोटा अंडमान, और नीचे है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह है। तो कार निकोबार, छोटा अंडमान को कार निकोबार जो द्वीप समूह है इसको अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और इसकी चौड़ाई के बारे में बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है ये लगभग 155 किलोमीटर है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कुछ और चैनल जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे 10 डिग्री, फिर आपका 9 डिग्री हो जाएगा, 9 डिग्री के अलावा 8 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री हमने देखा जिसमें छोटा अंडमान कार निकोबार था। इसके अलावा 9 डिग्री हो जाएगा आपका कहाँ से, तो कावारत्ती से मिनिकॉय के बीच, किसके मध्य जो 9 डिग्री चैनल है साथी, ये मिनिकॉय और कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती तथा मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। ठीक है, मालदीव का मिनिकॉय और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, इसको कौन सा करता है, 9 डिग्री चैनल, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात की जाए 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय जो है इसको कहाँ से अलग करता है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है झूलन लीला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, झूलन लीला लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लेंगे। इसी प्रकार हमने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था, क्योंकि एसएससी जो है साथी वो आपका अलग प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछता है। आपको यदि 300 लोक नृत्य याद हैं तो वो आपसे 301वां पूछेगा कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो लोक नृत्य हैं वो दबे हुए हैं, यानी कि आपकी नज़रों में नहीं पड़े हैं, उनको आपकी नज़र में लाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए आप याद रखेंगे झूलन लीला के बारे में। सर बात करेंगे झूलन लीला की, तो इससे संबंधित आपको पता चलता है कि भगवान कृष्ण की लीला होगी, तो हाँ ये तो है, लेकिन इसमें आपको मथुरा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मथुरा में नहीं होती है, ये होता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में भगवान कृष्ण की एक लीला है झूलन लीला, इसको राजस्थान में किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले तो घूमर को याद रखेंगे, घूमर के अलावा आप लोग चक्री को याद रखेंगे, गणगौर याद रखेंगे, गणगौर बहुत ज़्यादा एसएससी पूछता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टार बना के। ठीक है, गणगौर, इसके अलावा सुसीनी याद रखेंगे, सुसीनी, इसके अलावा कालिया याद रखेंगे, और कालवेलिया, ये दोनों अलग अलग है। देखो कालवेलिया अलग है और कालिया अलग है। ठीक है, कालिया अलग है, कालवेलिया अलग है, ये दोनों के दोनों लोक नृत्य आएंगे तो राजस्थान आपको लगाना होगा। ठीक है, तो राजस्थान में हमने देखा झूलन लीला, इसके अलावा घूमर, चक्री, गणगौर, सुनीनी और कालिया, ये जो भी लोक नृत्य हैं ये सारे के सारे राजस्थान में मनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो बात करेंगे गांधी जी के द्वारा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लिया गया था, तो उसका नाम था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी ने वर्ष 1931 में, कब याद रखेंगे, वर्ष 1931 में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ये भी याद रखेंगे, एकमात्र बार कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। साथ ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछता है कि गांधी जी ने तो एकमात्र बार लिया था, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस ने एकमात्र बार कब लिया था, तो इसी से आप संबंधित क्वेश्चन आंसर लगा देंगे, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस का प्रस्ताव लेकर गए थे। तो याद रखेंगे कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस ने भी एक बार गोलमेज सम्मेलन था जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में, जहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को इसी जो गोलमेज सम्मेलन था इसी में अर्धनग्न फकीर कहा गया था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो धोती पहनकर चले गए थे, जो धोती पहनते थे गांधी जी उसी को पहनकर वहाँ पर चले गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे गांधी जी को इसी गोलमेज सम्मेलन में माफ़ी चाहेंगे, जो विंस्टन चर्चिल था इसके द्वारा क्या कहा गया था, अधनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग, जबकि गांधी जी ने या कांग्रेस ने एकमात्र यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी ने इस गोलमेज सम्मेलन में पूरी तरह से भाग लिया था या नहीं लिया था। तो गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले आए थे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आपके सांप्रदायिक पंचायत की मांग कर रहे थे, यानी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की। तो गांधी जी इस पर नाराज हो जाते हैं, और इसके बाद आपने सुना होगा गांधी जी ने आगे चल करके 1932 में पूना पैक्ट किया था, क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी स्वीटी बूरा का संबंध किस खेल से है। बात करेंगे स्वीटी बूरा के बारे में, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रही थी। तो याद रखेंगे स्वीटी बूरा जो है साथी ये एक हरियाणा की बॉक्सर खिलाड़ी है।
क्या है, हरियाणा की एक प्रसिद्ध बॉक्सर खिलाड़ी है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा की बॉक्सर खिलाड़ी है, साथ ही स्वीटी बूरा, ठीक है। क्या है, बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाज है, ठीक है, मुक्केबाज है। और जो हाल ही में आपकी आयोजित हुई थी विश्व मुक्केबाजी बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौन सी, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आयोजन हुई थी 2023 में, कहाँ पर हुई थी सर, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर सर, इसको दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसमें क्या किया था, स्वीटी बूरा ने साथ ही गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, स्वीटी बूरा के द्वारा इस विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और किसे हराया था, तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी थी, उसी को हराया था। इसके अलावा याद रखेंगे भारत की तरफ से यहाँ पर 4 गोल्ड जीते गए थे। कितने, 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। किस किसने जीते थे, तो याद रखेंगे निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, और इसके अलावा स्वीटी बोरा और नीतू घंगास। ये 4 महिला खिलाड़ी थी जिनके द्वारा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को 4 गोल्ड मेडल दिलाए थे, ठीक है। तो भारत की बेटियां भी नाम करती हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बूरा और नीतू घंगास, इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लवलीना बोरगोहन ने अपने टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज जीता था, इसको भी याद रखेंगे। निखत जरीन ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, और नीतू घंगास ने भी कॉमनवेल्थ में ये गोल्ड जीता था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा स्वीटी बूरा चर्चा में कम रही थी, लेकिन इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बात करेंगे टार्ट्रिक अम्ल की साथी। तो टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में, अंगूर में, केला में या फिर कच्चे आम में। याद रखेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे इमली, अंगूर, केला और कच्चा आम जो होता है, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कच्चे आम की बात कर रहे हैं हम, कच्चे बादाम की नहीं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, केला और कच्चा आम, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की बात की जाए साथी, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6 यानी कि C6H12O6, ठीक है, याद रखेंगे इसको अच्छे से आप लोग। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी न्यूरॉन किसका हिस्सा होता है। बात करेंगे साथी न्यूरॉन के बारे में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन बनता है, एक न्यूरॉन का, एक नेफ्रॉन का। तो बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में साथी। तो न्यूरॉन क्या है साथी, न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा है न्यूरॉन। एक बनता है नेफ्रॉन, क्या बनता है, नेफ्रॉन, जो कि नीचे लिखा है आपका नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की बात करेंगे तो ये किडनी की मौलिक इकाई है, ठीक है, याद रखेंगे किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन है। जबकि जो न्यूरॉन है साथी ये तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन हो जाएगी तंत्रिका तंत्र की, जबकि नेफ्रॉन हो जाएगी किडनी की। अगला प्रश्न कह रहा है साथी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। साथी अभी हमने आपको बताया था जो इंडिका पुस्तक थी वो किसकी थी, मेगास्थनीज की, ठीक है। क्योंकि इसी पुस्तक को पढ़कर विलियम जोन्स ने क्या कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। तो ये जो इंडिका पुस्तक है साथी किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। और मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत बनकर के आया था भारत में। सेल्यूकस निकेटर जो कि 305 में आपके युद्ध हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से 304 में, ठीक है। और इसी 304 में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में ये भेजता है किसको, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज जो था साथी इसने भारत का भ्रमण किया था, और इसके अलावा भारत के ऊपर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, भारत के भ्रमण करके जो पुस्तक लिखी थी इसका नाम था इंडिका। हालांकि इस पुस्तक की अभी मूल प्रति नहीं है, कुछ ही हिस्से हैं उनका मिला है, उसी कारण से इस पुस्तक को दोबारा से विलियम जोन्स के द्वारा लिखा गया है और इसको समझा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक है इसमें भारत के समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। भारत के समाज को कितने भागों में साथी, 7 भागों में विभाजित किया है, ये भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 350A का संबंध किससे है। तो बात करेंगे अनुच्छेद 350A के बारे में। तो अनुच्छेद 350A में क्या है साथी, भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। किसके, भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। इसमें क्या होता है साथी, इसमें साथी कुल मिलाकर के आपके शिक्षा की प्राथमिक चरण जो होगा, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक से मतलब है साथी आपका यहाँ पर जो आपको प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, जो आपकी प्राइमरी लेवल पर शिक्षा मिलती है, ये आपकी मातृभाषा में दी जाएगी। जो आपकी उस स्थान की मातृभाषा है उसी भाषा में इस शिक्षा को दिया जाएगा आपको, ठीक है, याद रखेंगे। तो भाषाई अल्पसंख्यक आर्टिकल 350A इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस अनुच्छेद को कहीं ना कहीं DPSP से भी जोड़कर देखा जाता है। जब हम DPSP पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो अल्पसंख्यक हैं अपने देश में, उन अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। जिस प्रकार से दक्षिण की भाषा अलग अलग हैं, मलयालम है, केरल है, तमिल है, कन्नड़ है, ये जितने भी भाषाएं हैं इन भाषाओं में क्या दी जाएगी, आपकी मातृभाषा में प्राथमिक चरण की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा वो जूनियर लेवल पर अपने हिसाब से शिक्षा बच्चा ले सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या है, राज्य इसमें प्रयत्न करेगा मातृभाषा में शिक्षा देने का, ठीक है। तो आर्टिकल 350 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग।
तो ये थी साथी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो आपसे निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल। जय हिंद।